अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब अर्ज़ है। मैं असर रिजवान, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी आपसे मुखातिब हूँ। आज थोड़ी सी बात करते हैं उर्दू की तारीख़, उर्दू की हिस्ट्री और उर्दू के साथ किए गए कुछ भेदभाव की। उर्दू ज़बान कई ज़बानों से मिल कर बनी है, जिसमें संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी खुसूसी तौर पर शामिल हैं। ये ज़बान इसी देश में, इसी मुल्क में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, यहीं परवान चढ़ी। ये ज़बान खानकाहों, महलों, रऊसा यानी अमीर तरीन लोगों के यहाँ इज़्ज़त पाई। ये ज़बान हर ख़ास व आम के घर की जीनत हुआ करती थी। एक ज़माना था ये ज़बान सरकारी काम काज की भाषा हुआ करती थी। इसी मुल्क से चली और ये पूरी दुनिया में फैल गई। कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इस ज़बान को बोलते हैं। पूरी दुनिया में ये ज़बान बोले जाने वाली दूसरी ज़बान है। जहाँ इस ज़बान का ये रोल, ये अहमियत रही। और एक बात और, आज़ादी की लड़ाई में इस ज़बान का अहम रोल रहा। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में इस ज़बान का, उर्दू ज़बान का बोलबाला है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, ये ज़बान इसी मुल्क में जन्मी है। जहाँ ये सब बात रही इस ज़बान के साथ, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसके साथ भेदभाव किया, ताज्जुब किया गया। कुछ गिने चुने लोग, नाम मात्र के, ये कहा गया कि ये ज़बान एक जाति, एक धर्म विशेष की ज़बान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ज़बान पर किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है। ये ज़बान पूरे मुल्क की है, पूरी कौम की है। जैसे कि मीर गालिब, खाली, जोश, मौलाना आज़ाद, सर सैयद, अकबाल, मजाज, फैज़ के साथ साथ ये ज़बान फ़राक, चकबस्त, रामलाल, रामनाथ सरशार, खुशवंत सिंह, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, पंडित गुलजार जुत्शी,
वगैरह वगैरह की भी रही है और बेपनाह मोहब्बत की है इन लोगों ने इस ज़बान से। आज भी ये ज़बान सभी फ़िरक़ों में, सभी मज़हब में, सभी लोगों में बोली जा रही है। बहुत नहीं, अब से 15-20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो लोग कहते हैं कि हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी उर्दू ही जानते थे, उर्दू ही बोलते थे, हमारे दादा ने हमको उर्दू सिखाई, हम उर्दू ही, हमारे घर में उर्दू का ही चलन था। यही नहीं, इसके अलावा गुज़िश्ता दौर में, बीते समय में, जैसे कि पहले ये स्कूलों में 8th क्लास तक संस्कृत और उर्दू पढ़ना लाजमी था, कंपलसरी था। उसे ख़त्म कर दिया गया। PCSJ का जो कंपटीशन होता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसमें एक पेपर उर्दू का कंपलसरी हुआ करता था, उसे हटा दिया गया। तो काम तो हुआ, लेकिन जहाँ इस तरह की कदम उठाए गए, वहीं दूसरी तरफ तमाम प्राइवेट टीवी चैनल इस उर्दू की तरक्की का काम कर रहे हैं। अनगिनत प्राइवेट स्कूल उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। अनगिनत संस्थाएं उर्दू के विकास उत्थान के लिए लगी हुई हैं। तो ये जहाँ के साथ कुछ भेदभाव हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी तरक्की के भी लोग आगे आए। इसको बढ़ावा देने के लिए भी लोगों ने बेड़ा उठाया और खूब जो है काम हो रहा है उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए। इस ज़बान में, उर्दू ज़बान में, ये सलाहियत है, ये खूबी है कि ये अपने आप को बरकरार रखी है, ये अपने आप को ज़िंदा रखी है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि इसको मिटाना आसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको मिटाने वाले खुद तो मिट जाएंगे, वो काफ़ी मिट भी गए, लेकिन ये ज़बान वहीं पर कायम है और हम और आप मिलेंगे, इसमें कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये और तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्दू वर्णमाला, उर्दू हरूफ तहज्जी में हरूफों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद, उर्दू के समस्त अक्षरों का अध्ययन करने के बाद, आज हम उन सभी अक्षरों यानी अलिफ से लेके और बड़ी ये तक जितने भी अक्षर आपने अब तक पढ़े, उनके सिंबॉलिक्स का स्वरूप और उनकी स्पेस को कागज़ पर समझेंगे। यानी सारे हरूफ पूरे लिखना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जब हम मिला करके तहरीर लिखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ हरूफ का सांकेतिक स्वरूप
अपनाना होता है मिलान के वक्त। तो उनको मिलाएंगे कैसे और उनका अलग अलग स्वरूप क्या होगा, उसकी स्पेस क्या होगी, वो कई लाइनों में आकार लेगा। मगर एक शर्त सब में कॉमन होगी कि नुक्तों का स्वरूप नहीं बदलेगा। जैसे कि बे के नीचे एक नुक्ता है तो वो बे के खांचे के नीचे भी या सिंबॉलिक बे के नीचे भी उसकी संख्या एक ही रहेगी और बे के नीचे सदैव एक नुक्ता होगा, चाहे वो पूरा अक्षर लिखा जाए या उसका सिंबॉलिक स्वरूप लिखा जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलिफ से। अलिफ यानी जो ए को रिप्रेजेंट करता है या आ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि अलिफ का कोई सिंबॉलिक नहीं होता है। अलिफ हमेशा पूरा लिखा जाता है। अलिफ का कोई सिंबॉलिक नहीं होता है, यानी उसकी जो कद, जो काठी 3 लाइनों में लिखी जाने वाली है वो 3 में ही लिखी जाएगी। अलिफ सदैव पूरा लिखा जाएगा, कभी भी सिंबॉलिक नहीं लिखा जाएगा। और एक चीज़ और, अलिफ के कई स्वरूप होते हैं, यानी एक खड़ा अलिफ होता है। तो खड़ा अलिफ भी अपने आप में पूरा लिखा जाएगा, लेकिन उसका खिंचाव बड़े आ से कुछ ज़्यादा होगा। और खड़ा अलिफ नीचे भी लगता है, यानी छोटी ये के नीचे अगर हम कतिपय शब्दों में कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जिनके नीचे खड़ा अलिफ लगता है, यानी वहाँ पर हम बड़ी ये को बड़ी ये हेतु वांछित ध्वनि में इजाफा कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। और एक चीज़ और कि अलिफ के ऊपर मद भी लगा करता है। मद कैसे? एक होता है छोटा आ, हिंदी से समझिए, एक होता है छोटा आ, यानी अलिफ के ऊपर ज़बर अगर लगाते हैं तो वो छोटे आ की आवाज़ निकलेगी। अब मिसाल के तौर पे अ है, छोटा आ, छोटा आ। तो छोटे आ को हम उर्दू में किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार व्यक्त करेंगे, किस प्रकार उच्चारित करेंगे, इसके लिए पहले हमें देखना होगा कि अलिफ कैसे लिखते हैं। हमें फिर से एक दफ़ा रिमाइंड आपको करा दें कि अलिफ लिखने की ये है अलिफ। अब जैसा कि हमने बताया आपको कि अलिफ हमेशा पूरा लिखा जाएगा, हमेशा पूरा लिखा जाएगा। अलिफ के सिंबॉलिक ये नहीं हुए कि आप यहाँ तक लिख के छोड़ दें, नहीं, अलिफ को हमेशा पूरा लिखा जाएगा। और एक चीज़ और, अलिफ कभी कभी आगे वाले अक्षर से नहीं मिलता है। उर्दू वर्णमाला का, उर्दू हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ हो, अलिफ उससे नहीं मिलेगा, पहले वाले अक्षर से मिल जाएगा, पहले वाले अक्षर से मिल जाएगा, आगे वाले अक्षर से नहीं मिलेगा। अब इस अलिफ को अगर तो ये देखिए, अलिफ पे हमने, अलिफ के ऊपर हमने जब ज़बर लगा दिया तो आ हो गया। आ ध्वनि की सीमा मत लांघिएगा, जितनी आवाज़ वांछित है उतनी ही आपके वोकल कॉर्ड से निकलना चाहिए, तभी सही तलफ़्फ़ुज़, सही उच्चारण की ओर इसी स्तर पे से आप बढ़ सकते हैं। ये स्तर पार कर जाने के बाद आप अलग से तलफ़्फ़ुज़ सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो ना तो उसका कोई
आपको अलग से ट्यूटर मिलेगा, ना ही उसका कोई अलग से सिलेबस मिलेगा, ना ही उसकी अलग से कोई किताब आती। तो अच्छा होगा कि इसी लेवल से आप सही तलफ़ुज़ का प्रशिक्षण भी इन्हीं हुरूफ के स्तर से लेते चले। तो ये हो गया अलिफ, और अलिफ के ऊपर अगर ज़बर लग गया तो ये हो जाएगा छोटा आ। अब देखिए, छोटा आ के बाद हिंदी में आता है बड़ा आ। बड़ा आ तो किसी भी अक्षर में अगर आप अलिफ जोड़ देंगे, जैसे बे है, तो बे में अगर आप अलिफ जोड़ देंगे तो हो जाएगा बा। बा यानी छोटे आ और बड़े आ के बीच में जो अंतर है वही अंतर आपको स्थापित रखना होगा आ और आ के बीच में। तो आ जो है वो आ की आवाज़ अलिफ स्वयं है। टे अलिफ ज़बर टा, टे अलिफ ज़बर टा, टाटा हो जाएगा। बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा हो जाएगा। तो आ के लिए अलिफ सक्षम है, आ की आवाज़ निकालने के लिए अलिफ सक्षम होगा, या किसी और अक्षर के साथ यदि मिला के बड़े आ तक सीमित रखने वाली ध्वनि उत्पन्न करना होगी तो उसमें अलिफ लगा देंगे। बे अलिफ ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता, टे अलिफ ज़बर टा, जीम अलिफ ज़बर जा, वगैरह वगैरह। अब अभी हम आगे वाले जब लेटर पढ़ाएंगे के सिंबॉलिक पढ़ाएंगे तो हम उनमें भी आपको स्पेसिफिकली लिख के दिखाएंगे कि ये बे का खांचा है और इसमें अलिफ ऐसे मिलता है, जबकि पीछे वाले अक्षर से तो अलिफ मिल जाएगा मगर आगे वाले अक्षर से नहीं मिलेगा। ये उर्दू का बुनियादी सिद्धांत है, इसको अपने जहन में इसी स्तर से डाल लीजिए कि अलिफ कभी आगे वाले अक्षर से नहीं मिलता, नंबर एक। और नंबर दो, अलिफ का कोई सिंबॉलिक नहीं होता। जब भी लिखा जाएगा अपने पूरे साइज में, यानी कि 3 लाइनों में लिखा जाएगा, चाहे वो किसी अक्षर के साथ मिला के लिखा जाए या अलिफ स्वतंत्र रूप से अकेला लिखा जाए, साइज में उसके कोई कमी नहीं होगी और वो सिंबॉलिक नहीं होगा। अब ये देखिए, ज़बर लग गया तो आ, और खाली अलिफ लिखा तो आ। अब देखिए, कहीं कहीं पे बड़े आ की मात्रा लांघ करके भी हमें ध्वनि निकालना होती है, हमें वॉइस को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि टुडे, आज, जैसे किसी के यहाँ कोई खामी हुई हो तो सोगवार आह भरता है, तो उसकी आह में कुछ ज़्यादा ही खिंचाव होता है अपेक्षाकृत बड़े आ से। तो इस काम के लिए उर्दू में क्या व्यवस्था की गई है कि हम मद लगाते हैं। देखिए, अब ये छोटा आ वाला ये ज़बर हट गया, और ये देखिए इसको कहते हैं मद। मद थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर उतना ही ऊपर जाके फिर, तो इस शक्ल का होता है मद। देखिए, और बड़ा बना दें, ये मद है। ये मद किस काम आता है? अलिफ को बड़े आ की आवाज से बढ़ाकर आह खींच देता है। आह जैसे लिखा जाएगा तो ये आह, ये साधारण अलिफ से नहीं बनेगा। या आग, या एक फल होता है आम, तो उसमें भी साधारण बड़ा आ काम नहीं आता है। उसमें अलिफ के ऊपर मद लगेगा और उसके आगे मीम लगेगा, तब आम बनेगा। आज, टुडे, इसमें भी मद लगेगा। आह, आग, आन, आन में भी बड़े आ की मात्रा से
आपको आवाज़ लांघना पड़ेगी, आगे तक जाना पड़ेगा। अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन, आन। तो आपने सबसे पहले ये जाना कि अलिफ का कोई सिंबॉलिक नहीं होता है। दूसरी बात आपने ये जानी कि अगर छोटे आ की आवाज़ निकालना है या अ लिखना है तो अलिफ के ऊपर मद लगाना होगा। चूँकि उर्दू में अलिफ ही कहा जाएगा, ना अ कहा जाएगा ना आ कहा जाएगा। तो उसके लिए अलिफ के ऊपर खाली ज़बर लगाना होगा, अ। और जब बड़ा आ की आवाज़ आपको निकालना होगी तो स्वतंत्र रूप से सिर्फ अलिफ मिला देंगे तो वो बड़े आ की आवाज़ मानी जाएगी, समझी जाएगी, सुनी जाएगी, लिखी जाएगी। लेकिन आपको जब अलिफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द जैसे कि आह, आम, आन, आग, आज ये लिखना होंगे तो उसके लिए आप अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे, जैसे कि ये लगा है। और उसके बाद जो संबंधित अक्षर है उसका प्रयोग करके आप वांछित शब्द का उच्चारण सही कर पाएंगे। आह, अब ये देखिए, आग, फायर, या आम। तो इस तरह से अ, आ और आ, इन तीनों चीज़ों का अंतर और उसके लिए उर्दू भाषा में की गई व्यवस्था से आप अब भली भांति परिचित हो गए होंगे। जैसे अब लिखना है तो अब हिंदी में तो आ की आवाज़ खुद ही जेर उसमें इंक्लूड रहता है, लेकिन उर्दू में वो सिर्फ अलिफ होता है। उर्दू में आप उसमें किसी मात्रा या किसी पाई की आवाज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, अलिफ स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा। अब उसके आगे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये ज़बर तक महदूद रहेगा या अलिफ स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, या ज़्यादा खींचना है तो अलिफ के ऊपर मत जाए। तो ये तीनों व्यवस्थाएं हमने आपको बता दी। इनको इसी स्तर से अपने जहन में परिपक्व कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है उर्दू की परिपक्वता का सफ़र। अक्षर तो आपने सीख लिए, हरूफ सीख लिए, लेकिन खाली हरूफ के ज्ञान से, खाली अक्षर के ज्ञान से उर्दू में पुख्तगी कभी नहीं आएगी। एक तो अक्षर भी जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आपको सीखना सुनिश्चित करना होगा। सुनिश्चित कैसे करेंगे कि उसका रिवीजन बार बार करेंगे। रिवीजन के लिए सहूलियत आपके पास है कि जो भाग आपके जहन से उतर रहा है या जिसे आप भूल रहे हैं, उस पार्ट को खोल लीजिए और उसका अध्ययन करिए और साथ साथ उसको लिखिए। इससे आपके जहन में पुख्तगी, परिपक्वता आ जाएगी। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अलिफ का कोई सिंबॉलिक नहीं होता। अगर अ लिखना है तो अलिफ के ऊपर जब ज़बर लगाएंगे तभी हम वो उच्चारण कर पाएंगे। और जैसे कि बाप लिखना है, ये देखिए, ये बे का सिंबल, ये जो खांचा आप देख रहे हैं ये बे का सिंबॉलिक है, और अलिफ साथ में लगा दिया तो बे अलिफ ज़बर बा हो गया और ये पे साकिन हो गया। बाप, फादर को कहते हैं, वालिद मोहतरम, बाप। तो अब सारी बातें आपकी समझ में आ गई कि अगर
खाली बड़े आ तक सीमित रहते हुए हमें कोई उच्चारण करना है तो अलिफ जोड़ देंगे। अगर छोटे आ तक की ध्वनि तक सीमित रहते हुए हमें कुछ भी उच्चारित करना है तो ये ज़बर लगा देंगे। और अगर उसकी सीमा हमें पार करना है, यानी बड़े आ की सीमा लांघ कर हमें और ज़्यादा आवाज़ निकालना है, तो हम अलिफ के ऊपर मद लगा देंगे, जैसे कि आह, आज, आम, आन वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़ी खुशी होती है जब लोग पढ़ते 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 हायर स्टेज पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, कहते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। बड़ी खुशी से बताते हैं और सुनने वाला ये फ़ख्र महसूस करता है कि हम एक रिसर्च होल्डर से बात कर रहे हैं। लेकिन उर्दू भाषा का जहाँ तक सवाल है, रिसर्च शुरू होती है यहीं से, शोध यहीं से शुरू होता है। हर अक्षर पर आपको एक शोध करना होगा, तभी एक आप अच्छी उर्दू की इमारत बना पाने में कामयाब होंगे। तो ये शोध हमने अलिफ से शुरू किया और शोध हेतु समस्त प्रिंसिपल्स, समस्त सिद्धांत आपको बताए, अलिफ से जुड़े हुए सारी बातें बता दी कि मद जो है वो बड़े आ की आवाज़ में वृद्धि करने का एक सुचारू उपाय है। अब आगे बढ़ते हैं और बे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है अक्षर बे। तो सबसे पहले तो हम आपकी याददाश्त को ताज़ा करें और ये समझाएं कि पूरा बे कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, बीच की दो लाइनों में ये हो गया बे, मुकम्मल बे, पूरा बे, जैसे कि हिंदी का पूरा बा, ये पूरा बे है। अब देखिए, इसके सिंबॉलिक के लिए कई तरीके से हम तहरीर में, लेखन में उनको व्यक्त करते हैं। जैसे कि अब ये जो खांचा आप देख रहे हैं, मगर इसीलिए हमने आपको शुरू में समझाया था कि नुक्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ये देखिए, ये मात्र इतना सा खांचा भी पूरे बे को रिप्रेजेंट करेगा। ये उसी तरह बे है जैसे कि ये बे है, लेकिन अब स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से और उर्दू का जो लेखन सिद्धांत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा सिंबॉलिक बे के रूप में। अब सिंबॉलिक बे कई तरह से बन सकता है, यानी वो जो पूरे शब्द की रचना है उसको देखते हुए हम इस शोशे को भी अलग अलग ढंग से लगा सकते हैं और लगाते हैं। जहाँ पर पूरा शब्द आकार लेने के बाद वो शब्द सबसे ज़्यादा आकर्षक और सबसे ज़्यादा मोहक लगे, उस खांचे को हम बे के सिंबॉलिक के रूप में यूज़ कर लेंगे और शेष छोड़ देंगे, पूरा बे भी छोड़ देंगे। अब और कौन कौन से सिंबॉलिक बे हैं, ये देखिए। एक 45 डिग्री का डायगोनल जबर की तरह, वो भी यही काम करेगा जो ये दोनों कर रहे हैं, यानी ये भी, लेकिन शर्त वही है कि नुक्ता तुरंत आप नीचे रखेंगे। अब जैसे देखिए देखिए, इसी में आप मीम ऐड कर दिया और यहां पर कंसीडर किया, लगाया नहीं, कंसीडर किया कि जबर, और हिज्जे लगा दी कि बे मीम जबर बम। तो अब देखिए, बम में मीम से जो मिलेगा वो बे इस तरह का होगा,
डायगनल, और बा में जो अलिफ मिलेगा वो सीधा चला जाएगा, बे के खांचे से ही उसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर हम बना देंगे तीसरी लाइन तक, तो वो हो जाएगा बा, ये हो जाएगा बम। यानी ये खांचा अलिफ के साथ इस्तेमाल होगा, अलिफ के अलावा भी और कई जगहों पर इस्तेमाल होगा। और ये मीम के साथ जब बे का खांचा इस्तेमाल होगा तो उसका स्वरूप इस तरह का होगा, यानी 45 डिग्री पे एक डैश बनाएंगे और उसके नीचे हम बे का नुक्ता लगा देंगे तो वो बे माना जाएगा। और उसके बाद में हमें जो शब्द लिखना है उससे जुड़े हुए अक्षर को जोड़ देना होगा। अब देखिए एक और बे को व्यक्त करने का एक और शोशा वो किस तरह आकार लेगा, ये देखिए। परपेंडिकुलरली हमने करीब करीब आधे अलिफ के कद के हिसाब से एक लाइन खींची और ज़रा सा उसको मोड़ दिया, तो ये भी बे है। देखिए नुक्ता देख रहे हैं, एक लगा, नुक्ते सब में कॉमन है, यानी बे का एक नुक्ता ही दरअसल उसका सिंबल है और उसके सिंबॉलिक तरह तरह के हैं। शब्द के आकार को ले करके हम वक्तन फवक्तन हम समय समय पर तदनुसार उस शोशे को मिलान में इस्तेमाल करते हैं, जो शोशा मिलने के बाद में वो शब्द पूरा सुआकार हो जाता, अच्छा दिखने वाला। तो अब देखिए जैसे बोल, अब हमने जब आपको ओ की मात्रा पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि वाव जो है वो ओ की मात्रा का परिचायक होता है, सिंबल होता है। तो अब जब वाव में मिलना है तो वहां पर बे को हम वर्टिकल शोशे के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसमें वाव जोड़ देंगे। अब इसी में देखिए, इसी में अगर आप लाम और जोड़ दें तो हो जाएगा बोल। तो उदाहरण स्वरूप हमने बे से ही शुरू होने वाले 3 शब्द आपको यहां बोर्ड पे लिख के बताए, जिनमें की डिफरेंट शोशे के रूप में बे का इस्तेमाल हुआ है और बे को अगले वाले अक्षर से जोड़ा गया है। देखिए जैसे बे अलिफ ज़बर बा, तो बे में जब अलिफ मिलेगा तो ये वाला शोशा इस्तेमाल होगा। बे में जब मीम मिलेगा तो ये डायगनल ये वाला शोशा इस्तेमाल होगा, और बे में जब वाव मिलेगा तो ये लंबवत शोशा इस्तेमाल, मगर नुक्ते वही कॉमन बे वाले। इसीलिए हमने अब से कहा था शुरू में ही कि नुक्तों को बैक गियर में जाके सन्नाटे में जाके रटिए कि बे के नीचे एक नुक्ता है, क्योंकि वो आगे की उर्दू की धरातल होगा, बेस होगा। ये देखिए उसके बाद में बे वाव पेश बो, या जैसे कि कहीं पर कोई दुर्गंध आ रही हो तो ये लाम हटा दें तो बू भी है, ये बो भी है और ये बू भी है, ये बू भी है। तो अलिफ के बाद बे को लेके कितनी तरह के शोशे उर्दू भाषा की सिद्धांत वश यूज़ किए जाते हैं, पॉसिबल हैं, वो हमने आपको ये सारे शोशे बताए। तो अलिफ के बाद बे, तो इन अक्षरों का प्रयोग और मिलान और अभी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये कि जो शुरुआती अध्ययन है उसको आप गंभीरता से लें और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, और यदि आपके ध्यान से वो चीज़ उतरे तो बड़ी ही सहूलियत की बात है कि आप वो वाला पार्ट खोल के फिर से देखें, फिर से उसका अध्ययन करें
फिर से उसकी नकल करें, फिर से उसको लिखें, तो वो चीज़ फिर से आपको याद दहानी में आ जाएगी। तो बराह करम उर्दू की एक अच्छी इमारत बनाने के लिए आप श्रद्धा से उसकी पूजा करें। थैंक यू।